मैं कह सकता हूँ कि अब हम वो पिछड़ा हुआ राज्य नहीं है और मेरा गांव भी अब कोई पिछड़ा हुआ गांव नहीं है। तो गाड़ी तो बहुत बाद में देखा, तो इसलिए मैंने किसी कार्यक्रम में बताया था कि हमने एरोप्लेन पे पहले देखा, गाड़ी बाद में देखा। देश में लोग कहते हैं कि मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहिए। मैं जहां खड़ा हूं मेरा गांव ही मेन स्ट्रीम है। मैं तो होम मिनिस्ट्री के समय में एक दिन में कम से कम 6-7 ग्रुप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मिलते थे। नमस्कार, डीडी অসমৰ দৃষ্টি আৰু যুক্তি এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই মধুমিতা গোস্বামীয়ে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই খণ্ডত আমি কথা পাতিব বিচাৰিছো ডিডি কনক্লেভৰ বিষয়ে। এই কনক্লেভত এবাৰ আলোচনা কৰা হৈছিল ৰিচাৰ্জেণ্ট নৰ্থ ইষ্ট অৰ্থাৎ উত্তৰ পূবৰ উন্নয়ন প্ৰগতিৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছিল। এই আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে। এই আলোচনা চক্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে। উত্তৰ পূবৰ উন্নয়ন প্ৰগতিৰ বিষয়ে কিৰেণ ৰিজিজুৱে কি ক'লে চাওঁ আহক। नमस्कार। बात जब नॉर्थ ईस्ट की होती है तो कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस देखने में आते हैं उस चेहरे के जिसके बारे में बहुत समय से चर्चा होती रही और अभी भी होती है, क्योंकि उनके वीडियोस वायरल भी बहुत होते हैं सोशल मीडिया पर, और केंद्र में भी कुछ ऐसे पदों पर जब वो मंत्री के तौर पर रहते हैं उस जगह से आते हुए जिसके बारे में पहले कभी उस तरह से बात नहीं होती थी। कभी लगता है कि वो अच्छे फुटबॉलर हैं, कभी लगता है कि उनको मछली पकड़ना भी आता है, कुछ ऐसे वीडियोस भी उनके वायरल होते हैं। कभी वो जवानों के बीच में दिखाई देते हैं तो कभी खराब गाड़ी में धक्का मारते हुए भी दिखते हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जरा जानने की कोशिश करेंगे इतने सारी खूबियों के साथ किरण रिजिजू जी, केंद्र में मंत्री अर्थ साइंसेज और भी बहुत सारे पदों पर पहले मंत्री रह चुके हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी डायलॉग के हमारे इस खास शो में। अरुणाचल का ऐसा गांव था जहां ना सड़कें थी, ना बिजली थी, ना पानी थी। तब में और अब में जब किरण रिजिजू अपने गांव जाते हैं, क्या परिवर्तन है? इंसान का अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखने को मिलता है और एक अपना अपना जर्नी होता है सबका। मेरा भी वैसे ही है। अपने गांव के हिसाब से हम लोगों ने जिस तरीके से बचपन में गुजारा है और वहाँ से इस सफ़र में हम लोग ने जो देखा है, मैं कह सकता हूँ कि आज मेरा अपना गांव या जो मेरा राज्य को आप कहें तो आधुनिकता का हर पैमाना हम छू रहे हैं। और आज जहाँ हम पैदल चलते थे आज हम गाड़ी से चलते हैं। जहाँ हम अरुणाचल से दिल्ली पहुंचने के लिए बहुत समय लगता था, आज एयरपोर्ट बन गए हैं, फ्लाइट से हम पहुंच सकते हैं। दूर दराज में हेलीकॉप्टर सर्विसेज है। खास के सड़कें गांव-गांव तक रास्ता बन गए हैं। बॉर्डर एरिया में आराम से गाड़ी से आप पहुंच सकते हैं। तो आप पूरे पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि अब हम वो पिछड़ा हुआ राज्य नहीं है और मेरा गांव भी अब कोई पिछड़ा हुआ गांव नहीं है। किरण जी, मैंने आपका एक स्टेटमेंट सुना जिसमें आपने कहा था कि आपने अपने गांव में रहते हुए प्लेन पहले देखा, गाड़ी बाद में देखी। ये क्या बताता है हमारे भारत की उस तस्वीर के बारे में जिसमें उत्तर पूर्व का जिक्र होता है? वो जैसे मैंने बताया, बचपन में हमारे वहाँ तो गाड़ी का कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि सड़कें नहीं बनी थी। तो 1962 के बाद बहुत एयर एक्सरसाइज, फाइटर एयरक्राफ्ट का, हमारा एयरफोर्स का, आर्मी का काफ़ी एक्सरसाइज चलते थे। तो बचपन में हर रोज हम लोग देखते थे पूरा मिग एयरक्राफ्ट, मिराज एयरक्राफ्ट उड़ते हुए। तो बहुत गांव के सामने में एयरक्राफ्ट उड़ते हुए देखते रहते थे। गाड़ी देखा नहीं था, तो गाड़ी तो बहुत बाद में देखा। तो इसलिए मैंने किसी कार्यक्रम में बताया था कि हमने एरोप्लेन पे पहले देखा, गाड़ी बाद में देखा। तो ये जो 9 साल की जब हम तस्वीर देखते हैं अब अरुणाचल की और नॉर्थ ईस्ट की, उस गांव की तस्वीर कितनी बदली है? अब गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बुनियादी सुविधाएं जो भी जरूरत होते हैं आजकल लगभग है। भौगोलिक स्थिति से दूर है, मौसम खराब रहता है, वो अलग बात है, मगर कोई भी इमरजेंसी
किसी भी आपातकाल का कोई भी समस्या हो उसको हैंडल करने का क्षमता है। मैं होम मिनिस्ट्री में थे पिछली सरकार में, तो प्राकृतिक आपदा जब आते हैं तो उसको भी समाधान करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें खड़ा किया है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी चीज़ से हम वंचित नहीं हैं। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो 2014 के बाद पूर्वोत्तर भारत को एक जिस तरीके से प्राथमिकता देना चाहिए था वो मिला है। मैं तो विपक्ष का भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है। हम खुद ऑपोजिशन एमपी के हिसाब से कितना बोलते थे, कभी कभी जबरदस्ती हम लोग बहस होते थे लोकसभा में, तब भी हम कोशिश करते थे कि सरकार का ध्यान को आकर्षण करें और ऐसा नीति का बारे में हम बताएं जो हमारे लिए पर्याप्त है और हमारे लिए सही नीति रहेगा। वो मिला नहीं है, इसलिए कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट आइसोलेटेड है और मेन स्ट्रीम से बाहर है। मैं तो हमेशा इस चीज को मानता हूं कि पूरा देश एक है, तो एक देश एक है तो फिर नॉर्थ ईस्ट क्यों अंडर डेवलप रहा इतने सालों तक। 2014 के बाद मैं कह सकता हूं कि अब ये हमारा नॉर्थ ईस्ट आइसोलेटेड भी नहीं है, नेग्लेक्टेड भी नहीं है। मैं हमेशा मानता हूं मैं जहां खड़ा है वही मेन स्ट्रीम है। देश में लोग कहते हैं कि मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहिए, मैं जहां खड़ा हूं मेरा गांव ही मेन स्ट्रीम है। और आज देश में कोई भी इलाका देश के अंदर में ये नहीं कह सकता है कि वो देश से वो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। हर एक इलाका, चाहे लद्दाख में जाओ, चाहे वो लक्षद्वीप में जाइए या अंडमान में या रन ऑफ कच्छ में या नॉर्थ ईस्ट में, हर एक जगह किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री का जो सोच है एक भारत श्रेष्ठ भारत, कोई भी भारत का भू विभाग अपेक्षित नहीं होना चाहिए। कोई भी भारत का राज्य किसी भी तरीके से उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पूरा भारत जुड़ चुका है। जब कांग्रेस जैसी पार्टी जो सबसे ज्यादा जिसने राज किया देश पर, वो जब ट्वीट करते हैं उनके नेता, तो वो केरल से दिल्ली और कन्याकुमारी, लेकिन उसमें कहीं पर भी वो नॉर्थ ईस्ट का जिक्र नहीं करते। तब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या अभी भी उस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है नॉर्थ ईस्ट के बारे में? माइंडसेट सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी और कई इस देश में ऐसे तथ्य हैं जिनको चेंज करना होगा। क्योंकि मैं जब लोकसभा में आए तब भी लोग सोचते थे कि नॉर्थ ईस्ट के लोग तो इतना बात नहीं कर सकते हैं, या जैसे कि बाकी हिस्सों के बारे में जानकारी नहीं रखता है, और बहुत ही टोकन रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखते थे। और हम लोगों ने बात शुरू किया और दिल खोल के हमने बात किया और सबसे मिलना शुरू किया। तो ऐसा तो कोई है नहीं, चाहे मैं आदिवासी हो सकता है या पूर्वोत्तर से या किसी और देश का इलाका से आ सकता है, लेकिन है तो भारतीय है। तो अपना पहचान, अपना सम्मान ये कहीं खोना नहीं चाहिए। और जब आपका सम्मान या आपका मान कहीं नहीं मिलता है तो उसका जो नतीजा होता है वो अलगाववादी का जो उत्पन्न होता है उससे भी जुड़ता है। जैसे हमारे पूर्वोत्तर भारत में, मैं जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे 2014 में, हमारे यहाँ हर राज्य में कुछ ना कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे। वो क्यों होते हैं मैं संक्षेप में बताता हूँ। हमारे नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे कम्युनिटीज, छोटे छोटे ट्राइब्स है, उनका अपना अपना इशू होता है, उसको एड्रेस करने का कोई व्यवस्था नहीं था। मान लो असम से कोई ग्रुप है, कोई ट्राइब्स है, वो डेलीगेशन गए दिल्ली में जॉइंट सेक्रेटरी का पास भी टाइम नहीं है इनको मिलने के लिए। मंत्री का तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री तो सपनों में भी नहीं है। तो जब वो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन दिल्ली में अधिकारियों से मिलने के लिए टाइम मांगते हैं, टाइम मिलते नहीं है, तो विवश हो जाते हैं और इमोशनल होते हैं हमारे ट्राइबल समाज के, नॉर्थ ईस्ट के जो भी हमारे लोग हैं। तो वो उसका नाराजगी या उसका जो जिस तरीके से उनका अपना जो गुस्सा होता है, वो यहाँ जाकर के क्या करते हैं, बंदूक उठाते हैं, जंगल चला जाते हैं और सोचते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं कि सुनने वाला कोई नहीं है, इसे जंगल चले जाओ और बम गोली मारो तब लोग सुनेंगे, या बंद कॉल करो, रास्ता बंद करो, एजिटेशन करो, तब जाकर के लोग सुनेंगे। तो लोगों को एजिटेशन करने के लिए बंदूक पकड़ने का नौबत क्यों आना चाहिए?
हम सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब से मोदी जी का सरकार बना है हम लोगों ने पूरा समय दिया। मैं तो होम मिनिस्ट्री के समय में एक दिन में कम से कम 6-7 ग्रुप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मिलते थे और खुल की बात करते थे। तब जाकर के खराब अच्छा जैसे भी हो आगे पीछे बात करके समाधान किया जा सकता है। अब 2014 से अब तक देखिए कितना मिलिटेंट ग्रुप अपना बंदूकें अपना जो जितना हथियार है वो सरेंडर कर चुके हैं और मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, किसी न किसी ये डिपार्टमेंट में या अपना सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिविटीज करके काम कर रहे हैं। तो मणिपुर में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुए हैं हमारे मैते कम्युनिटी और कुकीज के बीच में, वो आपस का बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो अनफॉर्चुनेट जो घटना हुए हैं उसको छोड़ के आप पूरा देखिए पूर्वोत्तर भारत में शांति है। वो शांति इसलिए है क्योंकि दिल्ली में जो सरकार बैठे हैं अब वो सुनते हैं। मोदी जी ने जब पहला बैठक बुलाया था, मैं तो शुरू से उसके मंत्रिमंडल में रहा है, तो पहली बार जब उन्होंने बैठक बुलाया उस समय मंत्रियों को सारे जो हम लोग 44 लोग थे उस समय, तो उसको बताया कि अब नॉर्थ ईस्ट को फुल फोकस देना होगा। फिर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया, मैं उसमें था, और उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में ये तय किया कि रेगुलेट करना है कि हर मंत्री किसी ना किसी रूप से नॉर्थ ईस्ट में नियमित रूप से जाना है, समय समय में जैसे तय किया हुआ है। तो एक कैबिनेट मिनिस्टर को कम से कम 3 महीना में जाने का बनता है, या एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को हर 3 महीने में जाना बनता है। और अगर आप उसको आकलन करेगा तो हर 15 दिन में कम से कम 5 कैबिनेट मिनिस्टर और 7 मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो नॉर्थ ईस्ट जाना है। तो हम लोगों ने एक इस तरह का एक कार्यक्रम बनाया, प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते थे। तो प्राइम मिनिस्टर कभी कैबिनेट मीटिंग में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक में खुद पूछते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कितने बार गई, कौन कौन मंत्री क्या क्या देखा है। अभी जो वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम चल रहा है, हर मंत्री को बॉर्डर एरिया में जाना है। जाना सिर्फ नहीं है, वहाँ रहना है, कम से कम आप 48 घंटा आपको वहाँ बिताना है। तो इस तरह का जब प्राइम मिनिस्टर जब एनफोर्स करते हैं उसका असर अधिकारियों पे भी होता है। फिर उसका नतीजा क्या होता है, लोगों के बीच में हमारा विश्वास पैदा होता है। अरुणाचल प्रदेश और खासकर उस गांव से आप आते हैं जिसका बॉर्डर चीन से लगता हुआ है। एक बार फिर विदेश की धरती पर बैठकर ये सवाल खड़े किए गए कि क्या भारत चीन से डर रहा है, क्या अरुणाचल प्रदेश में चीन ने अपनी पैठ जमा ली है, क्या कुछ गांव पर कब्जा कर लिया है। जो सच्चाई है वो हम आज आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। देखिए, ये बात बताने से पहले मैं कुछ बातें हैं उसको पहले बोलना चाहता हूँ। आजकल पार्लियामेंट में गंभीरता से जो चर्चा होती है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं जब एमपी बना उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस, फॉर्मर पीएम चंद्रशेखर जी, ये सब थे। और हम लोग ऐसे यंग एमपी देखते थे और वह गंभीरता से चर्चा होते थे और उसका जवाब भी वैसे होते हैं। अब जो कांग्रेस का नेतृत्व में वो क्षमता नहीं है चर्चा करने का, तो लिखा हुआ भाषण या तो सोच के आते हैं वही बोलते हैं। गंभीरता से विषय का समझ नहीं है, तो उसके वजह से उसके पार्टी के लोग हल्का फुल्का बात करते हैं। कभी कभी वो हल्का फुल्का इतना डेंजरस होता है कि वो राष्ट्र के हित में भी वो नहीं है। अब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर अमेरिका में भी और लंदन में भी ये सब बात दोहराते रहते हैं। अब सिर्फ राहुल गांधी नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और कुछ मीडिया वाले हैं जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, ये कहानी चलाते रहते हैं कि अरुणाचल के अंदर में चाइनीज आर्मी घुस गया है और गांव बनाया है। अब ऐसे चीजें हैं, इसको कैसे आप समझाओ? अगर हमारे क्षेत्र में कोई घुसा है, वो तो कोई जादू तो नहीं है ना, घुसा है तो दिखाई देगा कहाँ है। वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाते हैं कि ये देखिए यहाँ तक आ चुके हैं। इसलिए मैंने इनको, राहुल गांधी को भी और कांग्रेस के जो भी ये सब बयानबाजी करते हैं उनको भी कहा है, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है, खुद श्रीमान राहुल गांधी को भी कहा है कि आप मेरा साथ चलना पड़ेगा। प्रॉब्लम राहुल गांधी क्या कहते हैं वो नहीं है, प्रॉब्लम उनके झूठ बोलने से हमारे आम आदमी सच मान लेता है, ये खराब बात है। क्योंकि
1959 में जिस जगह चाइनीज लोगों ने जो अभी गांव बनाया है, वो जगह 1959 में कब्जा कर लिया। 1962 में और बाकी जगह को इन्होंने हमला किया, लेकिन बाद में विड्रॉ कर लिया। जो 62 से पहले जो जो जमीन पे उसका अतिक्रमण हुआ, वो कब्जा करके बैठा हुआ है। वही एक गांव है जिसको एक बदमाश जो मीडिया वाले हैं उन्होंने वेबसाइट में उसको अपलोड कर दिया। बाद में लोगों ने उसको चलाना शुरू कर दिया। अब ये चालाकी को देखिए, ये चालाकी नहीं, ये बदमाशी है। पहले न्यूज चलाया, गलत न्यूज चलाया, उस न्यूज को और लोगों ने चलाया, फिर उसको कुछ नेता ने बात बोला और बाकी जो देश वाला उसको सुन के हमको पूछते हैं कि चाइना के अरुणाचल के अंदर में घुसा है क्या। आप कभी टेलीविजन वाले और बाकी कुछ लोग अगर आप लोग जा सकते हैं तो जहां हमारा बॉर्डर है, मैं तो जाता हूं, वहां जाकर के वहां के रहने वाले स्थानीय लोगों को पूछिए कि जो बॉर्डर कहां है और जहां आज बॉर्डर है वहां तक चीन ने कब्जा कब किया था। तो बिना मतलब इस तरह का विषय को चर्चा का विषय बनाना और अपना ही देश का अखंडता को चोट पहुंचाने वाला बात करना, हमारा जो समृद्ध भारत का जो एक ताकत है उस पे सवाल उठाना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई हो नहीं सकता है। पॉलिटिक्स तो समझ में आती है, लेकिन जो लोग अगर देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ ऐसी चीजें कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप तो सरकार में है, कुछ आप करेंगे? क्योंकि देश की छवि अगर अमेरिका में, लंदन में, सब जगह ये साबित हो रही है चीन को लेकर, तो सरकार को कुछ करना चाहिए क्या इसमें? देखिए, हम लोग तो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। जो जनता का हित में या देश हित में जो है, हम वो बातें करते हैं। कुछ चीजें हैं, अगर कानूनी तौर पर कोई कदम उठाना होता है तो वो अपने आप वो कदम तो उठाएंगे, लेकिन मैं अपने तरफ से ऐसा बात नहीं करना चाहता हूं जो सही होते हुए भी लोग उसको गलत समझे। अगर मैं किसी का बात करने का, जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको बंद करने वाला बात तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन आदमी को ये याद रखना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये अनलिमिटेड नहीं होता है, लिमिटेड फ्रीडम होता है। आप ऐसा नहीं कि किसी को गाली दे दो और देश को गाली दे दो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज को भी आप नहीं भूलना चाहिए। फंडामेंटल राइट का ही बात करते रहेंगे और अपना जो दायित्व है, आपका कर्तव्य है, उसको आप नहीं सोचेंगे तो वो देश के लिए ठीक नहीं है। ये जो दलील दी जाती है कि पहले बॉर्डर एरियाज पर इसलिए सड़कें नहीं बनाई जाती थी या कनेक्टिविटी इसलिए नहीं थी क्योंकि दुश्मन से डर था कि वो आकर कब्जा कर सकता है, उस डर पर एक तरीके से क्या जीत पाई है या वो डर जबरदस्ती का बनाया जा रहा था? 2013 में उस समय का रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी साहब ने फिर सार्वजनिक उसको बयान दिया है पार्लियामेंट में कि योजना तहत ये भारत सरकार का पॉलिसी रहा है कि बॉर्डर एरिया में ढांचा खड़ा नहीं करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, क्योंकि चाइना हमारा गाड़ी रास्ता को यूज करके और हमको जल्दी से हमको अपना कब्जा में ले लेंगे। तो ये जो डर और जो नेगेटिव मेंटालिटी, जिसको आप पेसिमिस्ट जो पॉलिसी आप कह सकते हैं, वो कांग्रेस का पॉलिसी रहा है। मोदी जी ने उसको रिवर्स किया। जो बॉर्डर एरिया में कुछ नहीं बनाना है, इस पॉलिसी को खत्म करके अब बॉर्डर को ही हम फोकस एरिया मानते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर किया है कि हमारा जो बॉर्डर विलेज है, सरहद में जो गांव है, वो आखिरी गांव नहीं है, वो हमारा पहला गांव है। तो द विलेजेस इन द बॉर्डर एरियाज आवर प्रायोरिटी विलेजेस, सो दे आर नॉट द लास्ट विलेजेस बट दे आर आवर फर्स्ट विलेजेस। तो सारा जो कंसेप्ट है उसको बदल दिया है। इसलिए तो आज बॉर्डर के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं तो आज अभी गुवाहाटी में हूँ, अभी मैं गाड़ी पकड़ूंगा, किसी भी बॉर्डर एरिया में आज रात तक मैं पहुंच जाऊंगा। उस समय 13 दिन पैदल चलते थे, आज वो 12 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। तो भारत का किसी भी राज्य से आज अरुणाचल आ सकते हैं, मणिपुर जा सकते हैं, नागालैंड जा सकते हैं, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी हो गया। अब हम कल्चरली सब जुड़ चुके हैं, क्योंकि हमारा आदान प्रदान हो रहा है। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट से सारा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट
भारत के और अन्य राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के जितना है अब इनका एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है। तो हर दृष्टि से कल्चरल एक्सचेंज, यूथ प्रोग्राम, मैं खुद यूथ अफेयर स्पोर्ट्स मंत्री रहा है, उस समय यूथ का नेशनल इंटीग्रेशन में हम काफ़ी युवाओं को, हर राज्य के युवाओं को एक दूसरे राज्य से मिलाने का काफ़ी कार्यक्रम करते हैं। तो वैसे अभी हम गांव जाते हैं, मैं पहला चुनाव पैदल लड़ा, पैदल चल के मैंने चुनाव लड़ा। 60% गांव में पैदल से गए हैं। अब मैं, कोई गांव ऐसे नहीं बचा, एक दो छोटा कोई कैंप हो सकता है, लेकिन बड़ा जितना गांव है अब मैं गाड़ी से जाता हूं मीटिंग के लिए। उस समय जब मैं बहुत जवान था, जब पहला चुनाव लड़ा, तो उस समय तो हम जब एक बार गांव चले गए तो 2-3 महीने के बाद ही हम गाड़ी रास्ता में फिर वापस आता है, एक गांव से दूसरा गांव, फिर तीसरा चौथा, ऐसे करके हम पैदल जाकर के इलेक्शन कैंपेन करते थे। तो हमारे आंखों के सामने में हमने बदलते हुए तस्वीरें देखा है। 2014 के बाद जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस जो हम देखे हैं, वो तो मोदी जी के चलते ही ये सब हुआ है। अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होते तो हम सोचने से भी क्या होगा, अब प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा तो फिर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ा पॉलिसी प्रधानमंत्री का स्तर से होता है। कैबिनेट में जब चर्चा होती है तो उस समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही सब कुछ होता है। जिन छोटे राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के 5 साल सरकार नहीं चल पाती थी पूरे, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी खत्म हो गया और सरकार बार बार रिपीट हो रही है। वो तो इसलिए कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस हो गया ना। पहले तो आप जो सरकार में रहते थे, कोई बड़ा काम हमको देखने नहीं मिलते हैं। आजकल एक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम में हर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा से सबके लिए रास्ता खोला है। अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप जरूर जीत पाओगे, नहीं तो फिर जनता आपको नहीं चुन पाएंगे। तो इसके वजह से छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य, सबको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और खास करके हमारा नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक राज्य अपने तरीके से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसका पर कैपिटा इनकम इंडिया में हाईएस्ट है। उसके अलावा बाकी जितने राज्य हैं और 7 राज्य हैं, उनका भी पर कैपिटा हमारे जीडीपी इनकम का काफ़ी तेजी से इजाफा हो रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 8-10 साल के अंदर पूर्वोत्तर भारत बहुत ही एक वाइब्रेंट इकोनॉमिक हब बनेगा। 2 चीज़ें मैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के बारे में ये बात करना ज़रूरी है, जिस तरीके की बात की जा रही है, एक विभाजन वाली बात को लेकर सवाल होते हैं कि कौन देश को विभाजित करना चाहता है। आपने अभी पूरा खुलासा किया कि ये विभाजन की राजनीति उत्तर पूर्व में कहाँ से आती थी। अरुणाचल प्रदेश को क्या हिंदू स्टेट बनाने को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, जिसका आप बार बार जवाब भी दे रहे हैं, उस पर क्या है? हमारा देश में कोई ऐसा व्यवस्था तो है नहीं कि किसी को आप जबरन किसी धार्मिक व्यवस्था और उसमें समावित करना है। ये सब बातें हैं। जब हम विकास का बात करते हैं तो उसको काउंटर करने के लिए लोग ऐसे ही कह देते हैं कि वो बीजेपी हिंदू पार्टी या बाकी को कन्वर्ट कर रहा है। आप बताइए, आज अरुणाचल प्रदेश में किसी को पकड़ के हिंदू बनाया? नहीं, बना नहीं सकते हैं। वैसे जो हिंदू फिलोसफी में भी ऐसा नहीं है कि पकड़ के आप हिंदू बना दो, वो जन्म से आप अपना स्थापित करते हैं। लेकिन हमारा विचार, हिंदुत्व विचार, उसमें कोई अंतर तो है नहीं। हम सारे धर्म, सारे विचारों को एक समान मानते हैं। तो मैं ये धर्म का राजनीति और धार्मिक रूप से किसी भी चीज को प्रदर्शित करना, ये मेरा मूल भाव नहीं है। मैं इसमें ये बहुत ज़्यादा मैं उसमें चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हमारा धर्म हमारी पहचान है, जो हमारा इंडिजिनियस कल्चर, इंडिजिनियस पहचान, इसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा धरोहर है। उसके बाद कोई अगर हम पे आरोप लगाते हैं अरुणाचल में वही हिंदुइज्म फैला रहा है, तो रिकॉर्ड में कोई ट्राइबल आदमी हिंदू नहीं है। लेकिन हमारा प्रथा सेम है। हम पेड़ पूजा करते हैं, हम सूरज का पूजा करते हैं, चंद्रमा का पूजा करते हैं, धरती का पूजा, जल का पूजा, वायु का पूजा करते हैं हम गांव में।
तो हिंदुओं में जो प्रथा है वही है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए। और मैं अगर अरुणाचल प्रदेश की तरह आपको अब धन्यवाद कहूं तो जय हिंद। आपको भी जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी। উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন আঁচনি উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ পৰ্যালোচনা কৰা হয় এই ডিটি কনক্লেভতে। ছিকিমৰ পৰা অৰুণাচললৈ এই অষ্টলক্ষ্মীৰ যি উন্নয়ন সাধন হৈছে তাকে পৰ্যালোচনা কৰা হ'ল ডিটি কনক্লেভত। আৰু এনে বিভিন্ন বিষয় লৈ আমি আহিম, চাই থাকক ডিডি অসম।